मैंने 1 घंटे में पूरे क्वेश्चन कर लिए थे। 1 घंटे में, और 2 घंटे मेरा एक्स्ट्रा बचा था, उसमें मैं इधर-उधर कर रहा था, फिर सो भी गया था सर। अच्छा नहीं तो इतनी जल्दी क्यों कर दिए थे सर पेपर? मैं मतलब क्वेश्चन काफ़ी सरल थे ना, अच्छा अच्छा, आपने समझ जो गया। सर पढ़ाया था उसमें उसी में से आए थे सब लोग। अच्छा, जय हिंद बच्चों, मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन सभी बच्चों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षा, खासकर नवोदय, अटल आवासीय विद्यालय, राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा या श्रेष्ठा योजना की तैयारी करना चाहते हैं। क्योंकि जिन भी परीक्षाओं का मैंने नाम लिया है, ये अरविंद एकदम साक्षात उदाहरण है ऐसे छात्र के जिन्होंने इन सभी परीक्षाओं को दिया। शुरुआत में हार मिली, लेकिन हार से भाई हारे नहीं, हिम्मत इन्होंने नहीं छोड़ी और बाकी सभी परीक्षाओं में इन्होंने सफलता प्राप्त की। तो जो भी पापा मम्मी देख रहे हैं या हमारे शिक्षक साथी देख रहे हैं, अपने सरकारी विद्यालयों में अपने बच्चों को अवश्य यह वीडियो दिखाएं। अरविंद ने नवोदय में हार 1 नंबर से कहूँगा कि इनका रह गया, ठीक है। इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में पूरे जिले में 6वां स्थान प्राप्त किया, सफलता प्राप्त की। इसके बाद अटल आवासीय विद्यालय की तैयारी की, अटल आवासीय में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया और सिलेक्शन प्राप्त किया और 10th का भी रिजल्ट इनका आ गया। पूरे विद्यालय में इन्होंने 92.4% नंबर लाकर 4था स्थान प्राप्त किया और इसके साथ साथ पूरे इंडिया में इनकी 125वीं रैंक श्रेष्ठा योजना के अंतर्गत आई है। तो ये देखिए कमाल का प्रदर्शन है ऐसे छात्र का। और ये काफ़ी शांत रहते हैं अरविंद, बहुत ही कम बोलते हैं, लेकिन प्रयास रहेगा कि आज सभी प्रश्नों के उत्तर ये सही दें और अच्छे से दें, ताकि जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, जो हिम्मत हार जाते हैं, उनके अंदर हिम्मत आए और वो तैयारी कर सकें। तो अरविंद, अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और कैसे कैसे परीक्षाओं की आपने तैयारी की। मेरा नाम अरविंद है, मैं भदसार गांव से हूँ। मैंने नवोदय की परीक्षा दी थी, उसमें मेरा एक नंबर से सिलेक्शन छूट गया था। मेरी पहली हार वही थी, पर मैंने अपनी हार नहीं मानी थी, वही से मैंने अपना प्रयास शुरू कर दिया था। फिर मैंने क्लास 8 में NMMS का एग्ज़ाम दिया, जिसमें मेरी 6वीं रैंक आई थी। फिर उसके बाद मैंने सर के माध्यम द्वारा वो अटल आवासीय का पता पाया, तो उसमें मैंने फॉर्म भर दिया। फिर उसमें भी मेरा एडमिशन हो गया। फिर उसमें एडमिशन लेने के बाद मैंने इस बार 10th का बोर्ड एग्ज़ाम दिया था, मेरा रिजल्ट भी आ गया। इसी के साथ मैंने श्रेष्ठा का भी एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मेरी 125वीं रैंक है और क्लास 10th में मेरा 92.4 आया है। बहुत अच्छा। श्रेष्ठा में आपने फिर तैयारी की, श्रेष्ठा क्या रैंक आई है? 125वीं रैंक आई है। अब देखिए, हम तो जानेंगे ही जानेंगे कि अटल आवासीय विद्यालय में सुविधाएं कैसी हैं, कैसी पढ़ाई। और देखिए, पढ़ाई अच्छी है तभी इतने अच्छे नंबर अरविंद लेके आए हैं। और नो डाउट छात्र तो ये होनहार है, मेरे छात्र हैं तो मैं जान रहा हूँ, मेहनती छात्र है। और ये डिपेंड करता है क्योंकि काफ़ी बच्चे और पीछे भी रह गए, तो मेहनत अरविंद लगातार कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। और श्रेष्ठा योजना में भी इन्होंने 125वीं रैंक पूरी इंडिया में लाई है। तो ये है कि अगर आप पढ़ाई अपनी जारी लगातार प्रयास करते रहेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलती रहेगी। आप जब यहाँ सरकारी स्कूल में पढ़ते थे और जब आप अटल में गए, ठीक है, अटल आवासीय विद्यालय में गए, तो जो बनारस का अटल आवासीय विद्यालय है, कैसा, मतलब आपको फीलिंग कैसी आई? क्या इतना बड़ा स्कूल आपने कभी देखा था या इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब कुछ देखा था आपने? मैंने जब अपनी स्कूल से वहाँ पर गया था, तो मैंने उतना बड़ा स्कूल पहले कभी नहीं देखा था। मुझे वह स्कूल देखकर लग रहा था मेरे सपनों को साकार कराने में यही मदद कर सकता है। फिर मैंने वहाँ से पढ़ना शुरू किया, क्लास 9th में भी पढ़ना शुरू किया। फिर उसके बाद मैंने क्लास 10th में गया। मेरा स्कूल बहुत बड़ा है, वहाँ पर सभी चीज़ें उपलब्ध हैं। यहाँ तक जैसे कंप्यूटर, मैंने सुना है कंप्यूटर बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। यस सर, वहाँ पर कंप्यूटर भी बहुत ज़्यादा है, कंप्यूटर क्लास भी वहाँ पर चलती हैं। अच्छा, क्या क्या सीखा आपने कंप्यूटर पर? कंप्यूटर में मैंने इसमें मैं वो माइक्रो वर्ड सीखा था और लिब्रे ऑफिस में कैसे उसमें फंक्शन काम करते हैं, ये सब सीखा था मैंने। अच्छा अच्छा। और इसके अलावा क्या लाइब्रेरी है वहाँ पे? हाँ, एक वहाँ पर सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, जिसमें 5000 से अधिक किताबें रखी हैं। 5000 किताबें हैं? यस सर। तो क्या आप लोग को कभी भी जा सकते हैं या कब, मतलब कब पढ़ना, कब? नहीं सर, वहाँ पर टाइमिंग रहता है। अच्छा, टाइमिंग, जैसे कब कब पढ़ सकते हैं वहाँ पे? जैसे पीरियड वाइज रहता है कि हम लोगों का 7 और 8 पीरियड था। अच्छा अच्छा। इसके अलावा मान लीजिए जैसे स्कूल का समय ख़त्म हो गया, कोई शाम में बच्चा अगर लाइब्रेरी जाना चाहे तो अलाउड है कि नहीं? अलाउ नहीं था। अच्छा, किताब ले सकते थे वहाँ? हाँ, किताब इशू करा सकते थे। आप अपने हॉस्टल में पढ़ सकते थे? यस सर। समझ गए।
तो हॉस्टल कैसा है वहाँ का, मतलब हॉस्टल में सुविधाएँ कैसी हैं? सर हॉस्टल सही है, वहाँ पर पढ़ने की सुविधा है, वहाँ पर टेबल स्टडी सब मिलता है वहाँ मतलब पर। आपको मतलब कुछ भी अपने तरफ से वहाँ सब संसाधन उपलब्ध थे? यस सर, वहाँ पर सब संसाधन उपलब्ध है, मेरे तरफ से वहाँ पर कुछ नहीं लिया गया। तो खाने में अच्छे खाने का क्या सिस्टम था वहाँ का? सर खाना तो बढ़िया बनता है और वहाँ पर रोज़ प्रतिदिन कुछ ना कुछ बदलता रहता है। जैसे आप लोग को सुबह कितने बजे उठना होता है? 5 बजे उठ जाते हैं, फिर चल जाते हैं। सभी लोग उठते थे 5 बजे या कोई बच्चा लेट भी उठता है, ऐसा मतलब यह सिस्टम सर कैसा लेट है? हो जाते थे तो उनको बुलाया जाता था, फिर अटेंडेंस होते थे, फिर पीटी ऊटी होता था। अच्छा, सबसे पहले पीटी होता था? यस सर। आप लोग एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, इसके बाद? उसके बाद हम लोग आते थे, फिर 6:30 बजे लिए सब तैयार हो जाते थे। हाँ हाँ। फिर 7 बजे लिए खाना मिल जाता था। अच्छा, नाश्ते में क्या देते थे? सर वो डेट वाइज रहता था, जैसे सोमवार को मिलता था फ्राइड राइस। हाँ हाँ। फिर उसको बाद चावल छोला मिल जाता था। हाँ हाँ। फिर कभी पूड़ी या कुछ ये पूड़ी सब? सब्जी मिलता था, हलवा मिलता था, अच्छा, हलवा अच्छा। चना। मतलब ये बदल बदल के आपको नाश्ता मिलता था सुबह 7 बजे? यस सर। इसके बाद आप लोग क्लास में चले जाते हैं? फिर उसके बाद क्लास में चले जाते थे, फिर लंच टाइम जो फल मिलते थे वो मिलते थे। अच्छा, फल मिलता था। यस सर। तो फल मिल गया, इसके बाद मतलब स्कूल ख़त्म होने के बाद लंच होता था या उसी के बीच दौरान? में ही होता था। अच्छा, बीच में होता था। और स्कूल कितने बजे ख़त्म होता है? टाइमिंग क्या है आप लोग की स्कूल की लगभग? टाइमिंग सर वो टाइमिंग बदलता रहता है मौसम के हिसाब अच्छा, से। मौसम सीजन के साथ? यस हाँ, सर, हाँ। पर छुट्टी 1:40 पे ही होती थी। अच्छा, 1:40 पे। तो इसके बाद आप लोग अपने हॉस्टल रूम में आ जाते होंगे? फिर हॉस्टल में आ जाते थे, फिर फिर आराम करते होंगे थोड़ा बहुत? फिर खाना पीना खा के हाँ। फिर रिमेडियल क्लास चलता था। अच्छा, रेमेडियल भी चलता है? यस सर। तो वो कितने बजे से रेमेडियल क्लास चलती है आपकी? 4 से 5। 4 से 5। तो रेमेडियल में आखिर करते क्या है मतलब वहाँ के टीचर? रिमेडियल में मतलब सर वहाँ पर टीचर आ गए, या आपको कोई डाउट है या कोई कुछ पूछना है अच्छा, तो जा सकते हैं। उस समय सिर्फ बच्चों का क्लास रहता है, अच्छा अच्छा, टीचर उसमें नहीं पढ़ाते हैं, बस बच्चों को पढ़ना होता है। समझ गया। अगर बच्चा पढ़ रहा है, अगर कोई डाउट आ जाए तो टीचर से वहाँ पूछ Yes, sir. सकते हैं। तो अगर क्लास में मान लीजिए टीचर पढ़ा रहे हैं तो क्या वहाँ स्मार्ट बोर्ड वगैरह, स्मार्ट टीवी वगैरह यस सर, वहाँ पर स्मार्ट बोर्ड भी है। ये अगर बच्चे को क्लियर नहीं समझ में आ रहा है हाँ, तो हाँ। उसमें सर्च करके पूछ सकता है। अच्छा अच्छा, ये भी सुविधा है। और ये बताइए कि जो हॉस्टल है तो लड़कियों का अलग है, लड़कों का अलग है, या कैसा है वहाँ पे? हॉस्टल लड़कियों का अलग है और लड़कों का अलग है। अच्छा, क्या मोबाइल अलाउड है वहाँ स्कूल नहीं में? सर, मोबाइल अलाउ नहीं है। अच्छा, मोबाइल अलाउड नहीं है। मैथ में मेरा आया था 82, हाँ हाँ। फिर हिंदी में 93, हाँ हाँ। फिर सोशल साइंस में 96 हाँ हाँ। और संस्कृत में भी 96 आया था। अच्छा अच्छा। और कंप्यूटर में आया था मेरा 87 और इंग्लिश में आया था मेरा 70। अच्छा, इंग्लिश की वजह से थोड़ा सा आपको दिक्कत हुई है। देखिए, कितने ग्रामीण परिवेश में बच्चे होते हैं, थोड़ा इंग्लिश वीक होती है। और ये है कि जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं अटल आवासीय की या श्रेष्ठा योजना की, इंग्लिश पे विशेष ध्यान दें, क्योंकि इंग्लिश ही आपको आगे चल के आप क्या बनना चाह रहे हैं? मैं आगे जाके इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ। अब जैसे देखिए, आप देखें अरविंद इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं, तो इंजीनियरिंग में आपको पता है कि जो किताबें उपलब्ध हैं, अगर आप जाते हो इंग्लिश में ही उपलब्ध हैं, और इंग्लिश को आपको मजबूत करना ही पड़ेगा। एक होता है कि हाँ समझ रहे हैं हम चीज़ें, लेकिन जब हमारी कमांड हो जाती है तो हमें लिखने में, बोलने में भी काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि अब आगे चल के आपको इंटरव्यू देना, कहीं नौकरी पाने के लिए इंटरव्यू देना है, तो इंटरव्यू के लिए आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप इंग्लिश में अच्छे से बोल सकें, समझ सकें उनकी बातों को। तो कला अपनी जगह है कि आप आईटी में जा रहे हैं, सॉफ्टवेयर स्किल आपकी कैसी अलग चीज़ें हैं, लेकिन उसमें भी इंग्लिश का ही रोल है सब जगह। तो इंग्लिश को मैं बोलूँगा जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं अभी से ध्यान दें। मतलब अरविंद की तरह थोड़ा सा पछतावा है यह कि इंग्लिश में और थोड़ी सी मेहनत करते तो और अच्छा हो जाता। तो आप लोग और आपकी पूरे अटल आवासीय में यहाँ विद्यालय में कौन सी रैंक आई है 10वें में? 4थी रैंक आई है। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि 4थी रैंक आई है। अटल आवासीय जो करसड़ा है उसमें 4थी रैंक पूरे विद्यालय में आई है, तो बहुत बड़ी बात है इतने बच्चों के बीच में। और ये बताइए कि आपने इसके साथ साथ श्रेष्ठा योजना की तैयारी की, तो श्रेष्ठा योजना आपने क्लास 11th का एग्ज़ाम दिया है, तो श्रेष्ठा योजना में आपकी कौन सी रैंक आई है? 125। जो बच्चे देख रहे हैं उनको बताना चाहूँगा, श्रेष्ठा योजना में भी ये सुविधा है। अगर बच्चे देखिए एग्ज़ाम्स देने चाहिए। अब इनके, मैंने अभी बात की अरविंद से, तो इनके पापा मम्मी डिसाइड करेंगे, इनके भाई साहब बहुत एक्टिव हैं, वो भी तैयारी करते हैं, तो वो डिसाइड करेंगे करना क्या है। क्योंकि देखिए ऑप्शंस हमारे पास खुले रहते हैं। जैसे आप लोग भी इंटरव्यू देखते होंगे आईएएस की, देखिए अभी यूपीएससी का रिज़ल्ट आया, तो कई पहले से कर्मचारी नियुक्त थे, उनकी रैंक पीछे थी, लेकिन नौकरी के बावजूद वो
एग्ज़ाम देते हैं कि और वो बेहतर रैंक लाएं, वो डीएम बन सकें या कुछ और बन सकें। तो बेहतर के लिए प्रयास करना चाहिए और कोई भी कंपटीशन हमें छोड़ना नहीं चाहिए। रिज़ल्ट क्या होगा ये हमें नहीं देखना है कि हमारी सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ या कौन सी रैंक आई। तो श्रेष्ठा योजना के अंतर्गत अब अरविंद के पास और ऑप्शन है कि जो बेहतरीन स्कूल्स हैं, बहुत ऐसे स्कूल्स हैं श्रेष्ठा योजना में जो कि जिनकी फ़ीस 12 लाख तक है। ठीक है, 3 लाख से 12 लाख तक है। तो वहाँ पे भी रहना खाना पीना सब कुछ फ्री होता है और जो सामान्य बच्चे पढ़ते हैं तो उनके साथ इसमें श्रेष्ठा योजना में बच्चे पढ़ते हैं। तो अब अरविंद के ऊपर है, इनके परिवार के ऊपर है कि ये क्या डिसाइड करते हैं कि श्रेष्ठा योजना में आगे बढ़ते हैं या यहाँ स्टडी कंटिन्यू करते हैं। बच्चे मतलब माता पिता हमेशा ये सोचते हैं कि बच्चे का भविष्य बेहतर हो और जहाँ बेहतर होगा इनका परिवार इसमें मेरे ख्याल से डिसाइड करेगा। तो आप अरविंद ये बताइए, जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं अटल आवासीय की आपने दिया और उसमें सफलता पाई, वो कैसे तैयारी करें? अटल आवासीय की तैयारी करने के लिए मेरे पास सिर्फ 9 दिन था, जिसमें केवल 9 दिन में तैयारी? यस सर, 9 दिन में बस मैं तैयारी किया था। बस वो 9 दिन में मैं करीब 8 से 7 घंटा पढ़ता था, वो भी कंटिन्यूअस पढ़ता था। फिर भी मैंने आपके चैनल द्वारा जो वीडियो आपने चढ़ाया था पूरा वीडियो मैंने देख लिया था। फिर मेरे पास एक दिन एक्स्ट्रा बचे थे, फिर मैंने उस दिन पढ़ाई नहीं की थी। फिर जब मैं वहाँ पेपर देने गया था तो क्वेश्चन काफ़ी सरल थे, बस वहाँ पर हाँ उसमें भी इंग्लिश के क्वेश्चन थे, तो इंग्लिश की मेरी उतना प्रिपरेशन नहीं थी, तो उस समय इंग्लिश में भी दिक्कत हुई थी। समझ गया। तो चलिए, अल्टीमेट है। तो ये जो सवाल आए थे आपके हिसाब से वो कक्षा 8 के आए थे जो आप पढ़ रहे थे अपने सरकारी विद्यालय में, या मतलब मिक्सअप था, कई चीज़ें थी उसमें, या नवोदय की भी पढ़ाई काम आई आपकी जो नवोदय में तैयारी किए थे? उसके लिए मेरे पास वो नवोदय भी वो था और जो राष्ट्रीय आय का योग्यता दिए थे उसमें भी था, इन दोनों को मिलाकर आया था। अब तो अटल का बता दिया कि कैसे तैयारी करें। अब बताइए, श्रेष्ठा योजना में आपने इतनी अच्छी रैंक लाई, पूरे इंडिया में 125वां स्थान लाया है, ऑल इंडिया रैंक। तो जो श्रेष्ठा के बच्चे क्लास 11th की तैयारी करना चाहते हैं, और ये भी एक बताना चाहूँगा कि जो बच्चे अगर 9th-10th में श्रेष्ठा में पढ़ रहे हैं और वो किसी वजह से अपना स्कूल बदलना चाहते हैं तो वो बदल भी सकते हैं जब इस साल फॉर्म निकलेंगे। ठीक है, तो ये बताइए कि आप अरविंद की आपने श्रेष्ठा की तैयारी मतलब कैसे की और आपकी इतनी अच्छी रैंक कैसे आई? मैं अटल आवासीय विद्यालय में पढ़ता था, मैंने श्रेष्ठा फॉर्म सर के माध्यम से भर दिया था। फिर मैं जब परीक्षा मेरा 21 दिसंबर को था, मैं उसी स्कूल में था, पर मेरी तैयारी नहीं चली थी। वहाँ पर भी क्लास 10th में पढ़ता था, उसकी भी तैयारी करनी थी। तो मैंने सर से 2 दिन की छुट्टी ली थी। मैं घर 2 दिन पहले आ गया था। फिर 2 दिन पहले आ गया था, फिर दोनों दिन मैं सर का वीडियो देखता रहा। दोनों दिन ही पढ़ा, करीब 8 से 9 घंटे पढ़ा था प्रतिदिन। फिर उसके बाद मैंने गया था पेपर देने। पेपर काफ़ी सरल थे, कम से कम मैंने 1 घंटे में पूरे क्वेश्चन कर लिए थे, 1 घंटे में, और 2 घंटे मेरा एक्स्ट्रा बचा था, उसमें मैं इधर उधर कर रहा था, फिर सो भी गया था सर। अच्छा नहीं तो इतनी जल्दी क्यों कर दिए थे पेपर? सर मैं मतलब क्वेश्चन काफ़ी सरल थे ना। अच्छा आपने जो सर पढ़ाया था उसमें उसी में से आए थे सब लोग। अच्छा, इसी वजह से 1 घंटे में मेरा वो मार्कशीट ये सब पूरा कंप्लीट हो गया था। फिर 2 घंटे मैं यार और करके सो गया था। फिर जब वो छुट्टी हुई तो बेल बजी तो सर ने उठाया था मुझे। अच्छा, फिर मैंने नींद में उठे। इतना ज़्यादा पढ़ लिए थे कि पहले का पढ़ के गए थे कि समय इस्तेमाल की, वहाँ फिर नींद आने लगी। यस सर, समझ गया। फिर मैंने गेट के बाहर निकला, फिर भैया के साथ चला गया घर। फिर रिजल्ट निकला, मेरा 125वीं रैंक था। चलिए, अच्छा ये बताइए कि आपके हिसाब से और बच्चे जो तैयारी करना चाहते हैं तो आपने मतलब क्या अलग से क्या पढ़ा था? जैसे विज्ञान या गणित के लिए कुछ अलग से हल किया था या क्या किया था कुछ? नहीं, मैंने विज्ञान या कुछ नहीं लिया था, बस मैंने जो क्लास 10th का सिलेबस था वही पूरा कंप्लीट कर लिया था। पूरा कंप्लीट कर लिया था। सोशल साइंस और साइंस का मैंने पूरा पढ़ लिया था, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ गया था मैं। बहुत अच्छा। देखिए, यही जानना है, यही सबसे बड़ी बात है। देखिए, अब अरविंद से तो मेरी बात नहीं हो पाती थी, लेकिन यह कि भाई साहब से बात होती थी, तो मेरा इंस्ट्रक्शन यही था कि अरविंद से कहिएगा कि पूरी एनसीईआरटी पढ़ ले अच्छे से। देखिए, कुछ सवाल बाहर से भी आते हैं, मानता हूँ,
लेकिन अगर आप एनसीईआरटी पढ़े हैं तो आप अच्छे से बहुत अच्छी रैंक अंडर 100 अंडर 200 ला सकते हैं। अब ये है कि देखिए, जो ये अरविंद हॉस्टल में रह रहे थे, और जो बच्चे बाहर रह के पढ़ रहे हैं कि स्कूल में पढ़ रहे हैं फिर घर पे अलग से तैयारी कर सकते हैं, तो उनके साथ अलग रहता है, क्योंकि यहाँ पर इनको सुबह के एक्सरसाइज स्कूल के रूटीन को पूरा फॉलो करना, फिर स्कूल के हिसाब से चलना होता था। थोड़ी सी आज़ादी उस हिसाब से कम मिलती, क्योंकि हमें स्कूल के पैटर्न को, स्कूल का जो सिस्टम है उसको फॉलो करना होता है। अगर उसे फॉलो करते हुए अगर अरविंद ने इतना अच्छा रैंक लाई है, तो आप भी बच्चे आप ला सकते हैं। ये है कि अगर आप श्रेष्ठा योजना में जाना चाहते हैं, अटल में जाना चाहते हैं, तो इंग्लिश की किताबों को फॉलो करना अभी से स्टार्ट कर दीजिए। इंग्लिश के शब्दों को अगर आप जितना घबराएंगे अंग्रेजी से, अंग्रेजी उतना ही आपको परेशान करेगा। तो अभी मैंने देखिए कहा भी है अरविंद को कि जो इंग्लिश, क्योंकि अभी 12th में आपको फिर से इंग्लिश का एक पेपर देना होगा, ठीक है, और फिर यही रहेगा कि हो सकता है मैथ्स में और आपके फिजिक्स और मैं इसमें आपके बहुत अच्छे नंबर आए, केमिस्ट्री में, इंग्लिश की वजह से पीछे हों। तो इंग्लिश में अभी से आप ध्यान दीजिए और तैयारी अभी से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जितना समझे रहेंगे उसके वर्ड्स को अपने माध्यम से एक्सप्रेस करना कि कैसे लिखा जाता है बिना ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के। अब तो एआई का ज़माना आ गया, मोबाइल में आप बोल के करेंगे तो बता भी देता है कि कहाँ आपका ग्रामेटिकल मिस्टेक है। तो अभी जो भी बच्चे हैं खाली बैठे हैं इस समय बोर्ड एग्ज़ाम के बाद, तो वो ये कर सकते हैं कि हाँ, खाली समय में कोई आपने हिंदी का निकाला, उसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का प्रयास किया, नहीं आया तो एआई से पूछ सकते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो अभी आप सभी बच्चे मोबाइल में भी एक्सपर्ट हो चुके हैं, तो भरपूर इस्तेमाल कीजिए। और जो भी आपको कुछ और सवाल पूछने हो तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अरविंद, आपको बहुत बहुत बधाई अपने नए सफ़र के लिए। और इंजीनियर बनने का दिमाग, मतलब क्या, कैसे आपने सोचा कि आपको इंजीनियर बनना है, या डॉक्टर नहीं बनना, या चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनना, मतलब इंजीनियरिंग का कैसे आया, कुछ सोचा है आपने इसके बारे में? इंजीनियरिंग के लिए मेरे भैया ने मुझे कहा था कि तुम इंजीनियरिंग के साइड जाओ, तभी से मैंने उनकी बात मानी थी। अच्छा, चलिए, अच्छा है, घर परिवार के सजेशंस हमेशा काम आते हैं, और वो लोग भी देख रहे होंगे कि कैसा चल रहा। आपके बायो में कितने, इसमें साइंस में कितने नंबर है? 90। बायो में कितना अच्छा गया था बायो का पेपर आपका? बायो का अच्छा था, फिजिक्स का, केमिस्ट्री थोड़ा कम था। अच्छा, कम था, ठीक ठीक। चलिए ठीक है, अभी सजेशंस मैं खुद भी मेरे तरफ से मैं सजेशन दूंगा अरविंद को, क्योंकि मेरे काफ़ी पुराने स्टूडेंट रहे हैं, और भाई नवोदय से ये तैयार मेरे साथ लगे हुए हैं, और एक्चुअल में क्लासरूम इन्होंने मेरी अटेंड की है, तो ये अच्छे से मैं अरविंद को भी समझता हूँ। बहुत ही कम बोलते हैं अरविंद, इसके पहले के भी वीडियोज़ हैं मेरे चैनल पर। ये है कि अब इस कॉन्फिडेंस को इनको बढ़ाना है, और जो भी बच्चे सुन रहे हैं उनको भी कॉन्फिडेंस को बढ़ाना। ये एकदम ना सोचें कि आप गांव से हैं और आप किसी विशेष समुदाय से हैं या उससे हैं, एकदम नहीं। आपको दिल से एकदम हिम्मत बांधते हुए अपने आप को अब मुखर होना पड़ेगा, ठीक है, इंट्रोवर्ट ना होकर एक्सट्रोवर्ट होना होगा, अपनी बातों को रखना होगा बिना शर्म और बिना झिझक के, ठीक है। आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ आपके भविष्य के लिए।